गुड मॉर्निंग। चलो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। कल आपका एल्गिन तक हुआ है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट हमारे वायसराय जो हैं, लॉर्ड कर्जन। कर्जन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एल्गिन द्वितीय 98 तक रहे और उसके बाद फिर ये 99 में इनको बना दिया गया। तो लॉर्ड कर्जन भी आपको ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे अलोकप्रिय। अभी हमने आपको बताया था सबसे लोकप्रिय कौन था। पीछे बताया था ना कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन था। कौन था लोकप्रिय? ये सबसे अलोकप्रिय, जिस जो पसंद नहीं किया जा रहा भारत में, कर्जन। इसके कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से ये नहीं था। आप बताइए सबसे लोकप्रिय कौन था? रिपन। ठीक है। ये सबसे लोकप्रिय क्योंकि इसके काम कुछ अच्छे नहीं है। आधुनिक भारत का औरंगजेब। जो मध्यकाल में औरंगजेब था, उससे तुलना की गई है इसकी, कि आधुनिक भारत का औरंगजेब बोला गया है। किसने बोला है? गोखले का नाम सुने होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने बोला है आधुनिक भारत का औरंगजेब, जिसे करजन को। अनुज, तुम्हारा वीडियो उल्टा है भैया, सीधा करो। ये एक हुआ। अगला, 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना। पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की थी करजन ने। अच्छा, जनगणना पीछे से चली आ रही है, अगर आप पीछे वाला पढ़े होंगे वायसराय वगैरह, तो किसके समय में व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई थी? व्यवस्थित तरीके से। रिपन। रिपन में ही व्यवस्थित तरीके से। 1881 में व्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ था। और 1881 का जो समय चल रहा है वो रिपन का चल रहा था। 80 से 84 रिपन था। ठीक है। तो व्यवस्थित तरीके से वो था, लेकिन अगर कहें कि शुरुआत किसके समय में हुई थी, मतलब शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी ना। तो ये बताइए शुरुआत किसके समय में हुई थी? शुरुआत किसके समय में हुई थी? वो
हमारी आवाज। हेलो। आवाज क्यों आ रही है? अरे आवाज हमारी आ रही है कि नहीं? हाँ, नहीं आ रही है। आ रही है। वो नेट का थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है इंटरनेट, उस वजह से। तो इसमें देखिए, सबसे अलोकप्रिय शासक, अलोकप्रिय वायसराय कर्जन 1899 से 1905 तक रहेगा ये। आधुनिक भारत का औरंगजेब बोला गया, गोखले जी ने बोला। और 1901 में जातिगत आधार पर जनगणना की गई। पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, मेयो के समय। वॉइस थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना? नेट गड़बड़ है सर। हम्म। वॉइस चली जा रही है ना बीच बीच में। मतलब नेट अनस्टेबल है, चल रहा है और फिर वो चला जा रहा है, तो आधी वॉइस कट जा रही है। गड़बड़। ये देख रहे हैं। अब आ गई। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ठीक है ना? और जो व्यवस्थित तरीके से हुई थी वो आपकी 1905 में बंगाल विभाजन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ है? तो जो बंगाल था उसको बांट दिया गया है दो पार्ट में, ठीक है। तो बंगाल में विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था ये बंगाल का विभाजन, ठीक है। बट इससे बंगाल की जनता खुश नहीं। देखो, बंगाल का विभाजन तो इसने कर दिया था। बंगाल में क्या किया था इसने, बहुत सारे प्रांतों को एक अलग, जैसे असम का बंटवा, असम बना था पहले, तो बहुत सारे क्षेत्र जो थे इसके बंगाल के वो असम में रख दिए गए। और बहुत सारे क्षेत्र जो थे वो आपका बंगाल का बना रहा। तो दो पार्ट ऐसे समझ लो कि एक पार्ट आपका बंगाल का हो गया था और एक असम पार्ट हो गया था। तो कुछ क्षेत्र जो बंगाल के थे वो असम में चले गए थे। और इस तरह से ये जो जनता थी वो बहुत नाखुश थी। मतलब कि ये जो इसने किया था, बांटने की कोशिश जो की थी, इसको लेकर के एक आंदोलन हुआ था। उसको बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। तो एक अगर आंदोलन की बात करें ना, तो एक आंदोलन भी हुआ था 1908 में। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बंग भंग बस इतना समझ लो, अभी हम डिटेल नहीं दे रहे बंग भंग का। तो 1908 में बंग भंग आंदोलन हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 1911 में पुनः एक हो गए। कहने का मतलब ये था कि जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, करजन के समय, तो इसके बाद जब लोग नाखुश थे तो इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया जिसको बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया। इसको डिटेल में हम लोग आंदोलन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम आंदोलन समझाएंगे तब आपको, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि 1908 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो 1911 में पुनः अपना निर्णय लेना पड़ा था कि ये जो बंटवारा है ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखेंगे कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे। बट अभी आप ध्यान रखो कि ये चीज किसके समय में हुई थी, करजन के समय में हुई थी। क्योंकि अभी हम वायसराय पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते वहां। तो सबसे पहला पॉइंट था लोकप्रिय वायसराय। ये है आधुनिक भारत का औरंगजेब। पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई और 1905 में बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ है। ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, इसने एक वाक्य बोला है। वो वाक्य मतलब जो एक सेंटेंस है उसको जरा ध्यान रखिएगा। क्या बोला है? कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। ये करजन ने बोला है। क्या बोला है करजन ने? कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। ये सेंटेंस करजन ने बोला है। अरे भाई अमित, अमित कुमार, कुछ पहन लो या तो वीडियो बंद कर दो। अरे थोड़ा तो शर्म रखो यार। तुम ही थोड़ो, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है तुम लोग को।
अब वीडियो भी चालू किया है, ये नहीं कि पहने नहीं है तो वीडियो बंद कर दे। ऐसे ऐसे बेवकूफ पड़े हुए हैं। तो सबसे अलोकप्रिय शासक की अगर बात करेंगे तो वो आपका कर्जन है। ध्यान रखिएगा, कर्जन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। आधुनिक भारत का औरंगजेब गोखले है। जातिगत आधार पर जनगणना और बंगाल विभाजन, ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें इसके लिए, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक मिशन आया था, यंग हस्बैंड मिशन, अगर वो भी जानना चाहे तो लिख देते हैं, बट बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अ, तिब्बत में एक अभियान चलाया था, यंग हस्बैंड मिशन। 1903 से 1904 के बीच। देखो, अब सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, अब जितने पढ़ने वाले हो, क्योंकि अब सीधे आजादी से रिलेटेड है सब चीजें। 1900 के बाद सब आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, तो अब जितने भी नाम आएंगे सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910। इसी के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मिंटो द्वितीय की मुस्लिम लीग बन गई। जिन्ना इसी का था ना। जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग का ही तो था। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। बंग भंग विरोधी। देखो, एक आंदोलन चला था, अगर याद करो तो एक आंदोलन चला था, बंग भंग वाला बताया था ना, बंग भंग आंदोलन। तो ये नहीं चाहता था कि ये आंदोलन सफल हो। मतलब ये बहुत कोशिश कर रहा था कि मतलब ये जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग को सजा दे दी जाए। तो बंग भंग विरोधी था ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मुस्लिम लीग की स्थापना है। अगर हम बताएं तो मुस्लिम लीग की स्थापना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी के समय में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको एक नाम और दिया जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उन्नीस सौ नौ। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा।
की नियुक्ति। देखो, लॉर्ड मिंटो के लिए अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड मिंटो का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखोगे तो एक है आपका ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ है वो इसके समय में हो गया 1907 में, जिसमें से दो दल बन गए थे। ठीक है, तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मॉडले मिंटो पूछा जाता है, मॉडले मिंटो सुधार कब आया था और किसके समय में आया था। तो ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है। देखो, अब यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा वायसराय चलता रहेगा 15 से 20 दिन। ठीक है, अगर हम सब डिटेल इस समय देते तो यही टॉपिक चलता रहेगा, इसको हम लोग अलग से देख लेंगे उसमें। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था आपका, मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, 1909। और मुस्लिम लीग की स्थापना, ये दो तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई, दूसरा मॉडले मिंटो सुधार कब आया, और तीसरा सूरत में कांग्रेस का विभाजन। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कहें कि मॉडले मिंटो के लिए क्या हमें याद रखना है, लॉर्ड मिंटो के लिए तो एक, मुस्लिम लीग की स्थापना इसी समय हुई है इसके। ठीक है, और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है वो इसी समय हुआ है, और एक मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम आया है। तो ये कुछ पॉइंट्स, तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो इधर ऊपर था ये आप समझ ही गए, ये औरंगजेब वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको कहा गया है। ठीक है, और बंगाल का विभाजन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्जन के लिए, क्योंकि पूछेंगे वो ऐस राय से कोई एक ही क्वेश्चन। भाई इतना ज्यादा हम पढ़ रहे हैं लेकिन पूछेंगे तो एक ही ना, एक से ज्यादा क्वेश्चन थोड़े ना वायस राय के लिए गवर्नर के लिए आएगा। अब उसमें भी कौन सा आएगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ही पढ़ना होगा। अब इसके बाद एक आया लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916। तो मिंटो द्वितीय के बाद हार्डिंग आया, मिंटो के बाद कौन आया, हार्डिंग आया। अच्छा, एक हार्डिंग पहले आ चुका है, हार्डिंग प्रथम। ठीक है, एक हार्डिंग प्रथम पहले आ चुका है, अब ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। अब अच्छा, एक चीज समझ सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 में ना। तो उस समय कौन है वायसराय, बाद में यही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारत में वायसराय कौन था। 1914 में विश्व युद्ध प्रथम प्रारंभ, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में विश्व युद्ध शुरू हो गया था। चलो बताइए कि बंगाल विभाजन कब रद्द हो गया, वही 1911 में। भारत की राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, ये वाला, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, जो बंग भंग चल रहा था 1911 में रद्द हो गया। भारत की राजधानी, ये वाला पॉइंट, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई इसी समय, 11 के समय। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो पहले राजधानी क्या थी भारत की, कलकत्ता थी। ठीक है, और अब क्या बन गई, वो दिल्ली बन गई। तो 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार, तो उसमें ये चीजें घोषित हो गई हैं।
तो आपको ये वाली डेट जरूर, मतलब ये जरूर याद रखना है कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किसके समय में हुआ है। तो कलकत्ता पहले राजधानी थी और दिल्ली किसके समय में हुआ है, ठीक है। तो घोषणा इसी में किया गया था, जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था 1911, इसी में ये फाइनल कर दिया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली बनेगी। अब जब घोषणा हो गई है तो अब वो स्थानांतरित होती रहे, भाई पहले आता है तो अब ये थोड़े ना है कि जिस दिन घोषणा हुई होगी दिल्ली की उसी दिन राजधानी बना दी होगी। अब इसमें समझो, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बीएचयू की स्थापना। तो आपको पता होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है या वाराणसी कहो आप उसको, तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की 1916 में। देखो अभी आगे चल करके एक और कॉलेज का नाम आप सुनोगे, जो सर सैयद अहमद खान, पीछे उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन जो कॉलेज शुरू किया था, अब वो आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाएगा 1920 में, उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो सर सैयद अहमद खान ने किया था। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई है, ठीक है। इसकी भी एक अलग कहानी है, अब सुनाने बैठेंगे तब तो बहुत कुछ है कि किस तरह से इन्होंने इसकी स्थापना की है। जो रियासत के राजा लोग थे उनसे जमीन लेनी पड़ी और बहुत सारे उसमें टर्म एंड कंडीशन थे। चलिए इसमें अगला देखते हैं, नेक्स्ट। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तो ये जो हिंदुओं के लिए था, ये महासभा की स्थापना कर दी 1915 में। तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बीएचयू वाला है, बट ये भी ध्यान रख सकते हो कि हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी 1915। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो इसका दूसरा वाला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग का। बता तो हम और भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ है और भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके लिए? हार्डिंग द्वितीय के लिए। अब एक आएगा इसमें, हार्डिंग के बाद एक और आएगा, समझना जरा, कौन आएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, 1916 से 1921 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये बन के आएगा। होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, देखो अभी हम लोग को कांग्रेस अधिवेशन भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो भी बहुत सारे हैं। तो अब अभी तो ये वाला देख रहे हैं, बट जब कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, और वहां से लेकर के कई सारे अधिवेशन होंगे, वो एक अलग टॉपिक, वो एक क्रम से पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत में बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। होम रूल लीग की स्थापना हो गया 1916 में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया, ठीक है, 1916 में ही। साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण आंदोलन,
अहमदाबाद में सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। ये कुछ मेन मेन पॉइंट जो इसके समय में आपको देखने को मिले। होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद में सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये कुछ पॉइंट्स जो इसके लिए हैं। इसके अलावा कई सारी चीजें जो डिस्कस करने लायक हैं, जैसे एक है आपका रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट देखो, हम डिटेल में अभी नहीं बताएंगे आपको, परेशान मत, हम ये कवर करेंगे सब। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। प्रारंभ। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1919। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके लिए। अभी आप ये समझ लो, क्योंकि हम अब एक एक को अगर समझाने बैठेंगे यहाँ पर, तो तुम्हें 1 से 2 घंटे केवल इसी का खत्म होगा, जेम्स फोर्ड का ही। क्योंकि जो टॉपिक देख रहे हो ना, ये छोटे टॉपिक नहीं है इसके। अब जैसे हम आपको चंपारण आंदोलन समझाएंगे, अधिवेशन होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड डिटेल में समझाना पड़ेगा, रॉलेट एक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, शासन अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम, पॉलिटी में भी पढ़ोगे इसे। ठीक है। अभी ये एक आंदोलन आपका इसमें है, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। तो छोटे मोटे नहीं है, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है यहाँ पर। और यही देखो कि जब खिलाफत आंदोलन होगा तो आगे चल करके 1921 में मोपला विद्रोह हो जाएगा केरल में। और कहा जाता है कि एक ऑफिशियली डेटा है कि करीब करीब केरल में जब खिलाफत आंदोलन हुआ और मोपला विद्रोह हुआ था, तो 10,000 के आसपास हिंदू मार दिए गए थे मोपला वाले में। तो उसको देखेंगे अभी हम लोग, क्या है वो आंदोलन। ठीक है। अभी केवल इतना पॉइंट्स याद करो कि इसके समय में हुआ क्या है। कम से कम ये तो याद रहेगा कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है। अब समझिए जरा, इसको एक बार रिवाइज करके देखो चेम्स फोर्ड के लिए, कि चेम्स फोर्ड के समय क्या क्या हुआ है, और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। होम रूल लीग की स्थापना हुई है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है, साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण आंदोलन। ठीक है। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग, जलियांबाग हत्याकांड। ये इंपॉर्टेंट है, एक असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920। देखो डेट भी आती है, आंदोलन की डेट आती है, तो आंदोलन की डेट जरूर याद रखना, क्योंकि आंदोलन की डेट पूछी जाती है।
अब जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो डेट इंपॉर्टेंट है इसका। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, डेट ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, और कहाँ हुआ ये भी। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटेड कॉलेज, देखो ये हमने आपको बताया था कि ये कॉलेज एक्चुअल में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, लेकिन 1920 में इसका नाम बदल दिया गया, और अब इसको जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जो आज हम जिसको नाम से पुकार रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो यही है। ठीक है, तो पहले उसका नाम अलग था, अब ये है। और इसके समय में आया है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये समझिए। चलो इतना रखते हैं, फिर हम लोग लॉर्ड रीडिंग के बारे में कल देखेंगे। देखो पॉइंट्स पढ़ते रहो, डिटेल के लिए परेशान मत हो। आप समझ रहे हो कि डिटेल हम यहाँ पर नहीं दे सकते सबका, जितना जरूरी है वो हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर डिटेल हम यहाँ देंगे तो तुम केवल वायसराय ही तुम्हारा खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत कुछ इस के टॉपिक में है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की है? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन में जब हम लोगों ने देखा, तो लॉर्ड कर्जन में एक हमने बोला लोकप्रिय शासक है, ये सबसे पॉइंट। आधुनिक भारत का कौन है? ये औरंगजेब है। किसने बोला है? गोखले जी ने। पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना इसी के समय हुई है, बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा। क्या बोला है? कांग्रेस, कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं, ये कर्जन के द्वारा कहा गया। ठीक है, मिंटो द्वितीय के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है इस समय। खुदीराम बोस को फांसी मिली, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया इसके समय में, और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय, विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, और भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई। जेम्स फोर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसके समय में हुआ। चंपारण आंदोलन इसके समय में हुआ। रॉलेट एक्ट आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन हुआ। और एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटेड कॉलेज का नाम अलीगढ़। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखनी है चीजों को, और रिवाइज करते रहो, नहीं तो याद बिल्कुल नहीं होगा ये। क्योंकि अब इसमें कोई कहानी नहीं है ना। अब कहानी किसमें आएगी पता है? जब आंदोलन समझाएंगे, असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, खिलाफत कैसे हुआ, या तो किसी के बारे में जब पढ़ेंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जेम्स फोर्ड की कहानी क्या बताएं? अब हम इसके माता पिता थोड़ा बताएंगे आप कि जेम्स फोर्ड वहां जन्मा था ब्रिटेन, मुझे क्या लेना देना जन्मा था, कौन भाई कौन क्या। सीधा सा एक पॉइंट है वायसराय का कि बस जो इसके समय में हुआ है, बस वो याद रखना है आप। इससे ज्यादा कुछ इनके लिए याद भी नहीं रखना। ठीक है, हाँ, क्रांतिकारी वगैरह के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे कि क्या है वो लोग और कैसे उन लोगों ने काम किया। चलिए देखते हैं इसमें आगे। किस क्वेश्चन तक हुआ था? 31 तक शायद हो गया था ना, 31 तक। अधिवेशन का मतलब सम्मेलन होता है। श्वेता, सर मोपला के बारे में बता दीजिए। कल बता देंगे मोपला के बारे में, ठीक है। ये मोपला अभी आज वाले में नहीं आएगा ना, कल वाले में आएगा मोपला। जेम्स फोर्ड में थोड़े ना मोपला हुआ है, वो केवल असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ है, 1921 में हुआ है मोपला ना। तो 1921 हुआ, लॉर्ड रीडिंग है, उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग आएगा, उसके समय में मोपला हुआ है। चलो थोड़ा डिटेल दे देंगे मोपला का, 10-15 मिनट समझा देंगे। ठगों का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? अब आंसर देना है आप लोग को जल्दी। ठगों का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? पिंकी ने आंसर दिया 32 का बी। देखो बहुत जल्दी आंसर आ गया। अरुण मौर्य, बैंटिंग नहीं है भाई। ऑप्शन तो देखो, बैंटिंग दिया कहाँ है? बैंटिंग दिया कहाँ है ऑप्शन? स्लीमन है, कैप्टन स्लीमन।
कैप्टन स्लीमन है। ठीक है, अगले वाले का आंसर दीजिए। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सी ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सती प्रथा पे पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। हाँ ठीक है। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 29। 1829 में समाप्त की गई। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? 35। किस वर्ष दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? ऑप्शन बी है। और कौन था इस समय? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के समय में रोका गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? 36 का आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध का विलय किया था वो किस नीति से? आपको पता होगा कि ये सहायक संधि के आधार पर नहीं था, ये कुप्रशासन के आधार पर था। कुप्रशासन। और कुप्रशासन के आधार पर जब इसने किया था तो ये कब किया था? बता सकता है कोई? 1856 में किया था। ठीक है। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ये चीजें हमने आपको पीछे बताई हुई हैं। 50 में हुआ है। 1850। बघात रियासत का 1850 में हुआ है। अवध का विलयन कब हुआ? 56। यह भी अभी बताया, 56 में हुआ था। सही सुमेलित बताना है, किसका कब हुआ है। क्या सतारा का 49 में हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि सतारा का कब हुआ है? 48 में हुआ है। गलत है ये। पंजाब का विलयन 48 गलत है, बहुत बाद में हुआ है। 1856 अवध का विलयन, ये सही है। अवध का विलय कब हुआ था? 56 में। झांसी का तो 53 में हुआ था ना। तो सही आंसर है ये, अवध का विलय 56 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्यों? जल्दी बताइए। विलय की नीति किसने की थी, जो राज्य हड़पने की नीति थी? डलहौजी। डलहौजी था ना, लॉर्ड डलहौजी। 40वें का डलहौजी हो गया। 41वां बताइए। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अभी तो बताया कि कुप्रशासन के आधार पर किसको हटाया गया था? अवध को। आपको एक क्रम से बताना है स्टूडेंट। पहले कौन, फिर कौन और फिर कौन। देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसको किस क्रम पे विलय किया गया है। पहले झांसी किया गया है, संबलपुर किया गया है, सतारा किया गया। तो सबको पता है कि पहले सतारा किया गया है, फिर कौन किया गया है? संबलपुर किया गया है, और फिर कौन सा किया है? झांसी। तो इसका आंसर होगा 3-2-1। पहले सतारा हुआ है, फिर संबलपुर हुआ है, और फिर हुआ है झांसी। तो इसमें यही होगा आंसर। पहले सतारा लिया गया है, फिर संबलपुर और फिर झांसी। 3-2-1। 43 का आंसर बताइए। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ
प्रथम शिकार कौन हुआ? सतारा हुआ था प्रथम। जेम्स एंड्रयूज रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये पता होगा। वही जो सबसे कम उम्र में आया, यंग था बिल्कुल, और राज्य हड़पने की कोशिश करता था। कौन? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, देखो वही पंजाब वाला जो एरिया था ना, सिंध वाला, वो किसके समय में हुआ? एलन बैरो के समय में हुआ। एलन बैरो के समय हुआ। सिंध का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना ये चीज। सिंध का विलय काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंध का विलय कब हुआ था, मतलब किसके समय में हुआ था। तो सिंध का विलय हुआ है आपका एलन बैरो। सिंध वो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, सिंध, उसकी बात हो रही है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843। 1843। 47। ये बताया हुआ है, आपको ये लिखवाया है हम, नोट्स में है ये। जब अवध का विलय किया गया था तो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब बताया नहीं था कि सहायक संधि के तहत एक व्यक्ति को रख दिया जाता था वहां, तो उसी को रेजिडेंट कहा जाता था। तो ऑट्रम था। ऑट्रम ने एक रिपोर्ट दी थी, जेम्स ऑट्रम। तो जेम्स ऑट्रम ने ही एक रिपोर्ट भेजी थी, जब इसको अवध के उसमें भेजा गया था दरबार में, तो इसने कहा कि यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है और शासन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही अवध को मिला लिया गया था। तो ये बात जेम्स आउटरम के लिए है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये बहुत इजी है, हर कोई दे सकता है आंसर। अब तक तो आप याद भी कर लिए होंगे। रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? डलहौजी, कर्जन, वेलेजली या लिटन? कौन है आंसर? डलहौजी। सबने आंसर दे दिया होगा। अंकित, ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो कौन से दो नगर थे जिनके बीच रेलवे लाइन चली थी? बम्बई और ठाणे। बम्बई और ठाणे, 34 किलोमीटर की जो दूरी थी वो तय की गई थी। ब्लैक ब्यूटी, है ना, और पेनिनसुला जो कंपनी थी। भारत में पहली रेलवे कब शुरू हुई? 1853। एवरीवन नो अबाउट दिस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? कंपनी बताया था, प्राइवेट कंपनी थी जिसने ये किया था, और इसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। राफिया बी, पिंकी बी, सबने बी दे दिया। हाँ, ट्रेन वेन तो सब याद रखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख, ये आप लोग बताइए जल्दी, अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? बर्मा वाला था, केस समझाया था हमने। जो बर्मा का केस था वही वाला समझाया था कि वही अंतिम विस्तार था। और वो किसके समय में हुआ है? डफरिन के समय हुआ है। किसके समय हुआ है? डफरिन। जब लास्ट वो बर्मा को मिलाया गया था उसके बाद नहीं, तो बर्मा वाले को लास्ट माना जाता है, और ये डफरिन के समय हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? पीडब्ल्यूडी विभाग किसके समय में बना था? पीडब्ल्यूडी विभाग किसके समय बना था? डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में आया था? विधवा पुनर्विवाह, जल्दी बताइए। विधवा पुनर्विवाह। 54 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? बी दे रहे हैं। 54 का बी दे रहे हैं, सही है, कैनिंग। और राजा राम मोहन, सॉरी राजा राम कह रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत हेल्प की थी इस चीज में। वो चाहते थे कि जो विधवा लोग हैं उनका विवाह, क्योंकि सती प्रथा बहुत चल रहा था इससे पहले ना, तो विधवा लोग को देखना था भाई। तो ये कानून बना दिया गया कि विधवा विवाह कर सकते हैं और इनके बेटों को भी वैध माना जाएगा। ये कैनिंग के समय हुआ।
ठीक है, कब हुआ था ये, कब ये पारित किया गया था, विधवा पुनर्विवाह? 1856। ठीक है। 55। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था पढ़कर? किसने पढ़कर सुनाया था? यही कैनिंग जो था, इलाहाबाद में इसी ने पढ़ के सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? 56। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? क्लाइव, कैनिंग, कॉर्नवालिस या रिपन? बताइए कौन प्रथम वायसराय बना? कैनिंग बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद में। देखो रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लिया, पहले वाले में वो इलाहाबाद दे के नाम पूछा, इसमें उल्टा पूछ लिया। 58 का आंसर आप देंगे। 58। 58 का आंसर दीजिए जल्दी। पिंकी डी, हेमा डी, अंकित ए, अभिषेक ए, ज्योति डी। इसका डी ऑप्शन सही है, लास्ट वाला। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। सरकार के अधिनियम से थोड़े ना किया था, घोषणा पत्र के अधिनियम से किया था। तो सरकार के अधिनियम से नहीं किया था, घोषणा पत्र जिसमें उसको साम्राज्य की घोषणा की गई थी। बताया था ना कि कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो कैसर हिंद वो तो खैर बहुत बाद में दी गई, लेकिन इस समय साम्राज्य की घोषणा कर दी गई थी कि जो विक्टोरिया रानी है वो भारत की साम्राज्ञी रहेंगी, है ना, ये चीज इसमें इंक्लूड था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सर इन्होंने एक घोषणा पत्र दिया था। याद है ना 1858 में, 1 नवंबर 1858 पे विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। उसी में ये चीज लिखी थी कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया। ऐसा क्यों करना पड़ा था? क्योंकि आपने देखा था कि इससे पहले जो राज्य हड़पने की नीति थी उसमें दत्तक पुत्र को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों को मिला लिया गया था। और इसका एक नतीजा 1857 की क्रांति भी था। तो इससे बचने के लिए महारानी ने ऐसा काम किया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 77 में। देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 58 में उसका घोषणा पत्र आया है, 58 में उसका घोषणा पत्र आया है। लेकिन जब ये पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया है, भारत की, तो ये आंसर है 77, 58 नहीं है, ध्यान रखिएगा। साम्राज्ञी 77 में घोषित किया गया है। 1 जनवरी 1877। 1 जनवरी 1877। दिल्ली दरबार लगा था, तो उस दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी साम्राज्ञी की। 60वां क्वेश्चन। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किसने किया? दास प्रथा को समाप्त किसने किया? समाप्त पूछ रहा है, कॉर्नवालिस नहीं है। उसने निर्यात को किया था ना, मतलब आप व्यापार नहीं करेंगे, वो कहीं भेजेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। अंत का मतलब क्या, कोई गुलाम रखेगा नहीं। अंत का मतलब ये है कि आपको गुलाम रखना ही नहीं है। जो कॉर्नवालिस वाला है वो निर्यात व्यापार के लिए बंद किया था उसने। अब ये अवैध घोषित कर देगा कि दास गुलाम गुलाम आपको नहीं रखना है। ये किया था एलन बरो ने।
ये काम एलन बरो ने किया था। सब नोट्स में है, रिवाइज करना है केवल। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपके नोट्स में ना हो। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आपका है, ये काफी क्वेश्चन है इसमें। हमें लगता है कहाँ तक 98 क्वेश्चन है। चलो आज यही रखते हैं। और पीछे के ये 60 फिर से रिवाइज कर लो अपना। ठीक है। ताकि जब तक ये टॉपिक कंप्लीट हो तब तक आपको क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन आंसर आप कर लो आप लोग। क्योंकि अभी टाइम लगेगा, अभी 2 दिन तो लगेगा ही गवर्नर जनरल में, वायसराय में 2 दिन तो लगेगा। ठीक है। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? 1921 तक पहुंच गए हैं ना। हाँ। तो पूरे आजादी तक आना है। तो कितना साल बचा? लगभग 30 साल का आसपास बचा है, 30 साल के जो लोग बनेंगे। ठीक है। 21 तक हो गया है, 16 से 21। और वही राजगोपालाचारी तक हम लोग को देखना है। वही जो अंतिम बनेंगे राजगोपालाचारी। चलो 2 दिन और लगेगा, 2 से 3, 2 दिन में हो जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।